हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिवीजन सेशंस। और आज अपन रिवाइज करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। तो छोटा सा और सिंपल सा चैप्टर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज है 4 to 8 मार्क्स। 4 to 8 मार्क्स। अपन फटाफट इसको रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या होता है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब है कि पोटेंशियल लॉस ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यानी अगर इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट रिस्क की कैटेगरी में आएगा। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आपने एक लोन ले रखा है, फ्लोटिंग रेट पे। दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। यहां पे इंटरेस्ट रेट सेम होता है थ्रू आउट द लोन पीरियड या इन्वेस्टमेंट पीरियड, मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता है। और दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है ऑन सम वेरिएबल्स लाइक लाइबोर, माइबोर या फिर प्राइम लैंडिंग रेट। तो इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन दिस बेस रेट। तो अपन इस चैप्टर में जब भी इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे ना, अपन फ्लोटिंग रेट के बारे में बात करेंगे। तो सपोज आपने एक लोन ले रखा है फ्लोटिंग रेट पे। ये समझिए अपनी 2 साल की टाइमलाइन है। ये 0, ये 1 और ये 2। अपन यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे अपना सपोज फ्लोटिंग रेट है माइबोर और ये है 8%। तो ये फर्स्ट पीरियड के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड पीरियड में यानी यहाँ पे 1 साल में फिर से इंटरेस्ट रेट चेंज होगा अगर अपना वेरिएबल रेट चेंज होता है तो सपोज यहाँ पे जाके अपना जो माइबर है ना वो 9% हो जाता है। तो अब आपको सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी ना वो 9% पे लगेगी। तो यहाँ पे आपका आउटफ्लो ज्यादा होगा। तो ये है पोटेंशियल लॉस बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क की कैटेगरी में आएगा। तो ये सिनेरियो है आपका सिनेरियो 1, जहां पे आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है या फिर आपने कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सेकंड सिनेरियो लेके चलते हैं। सपोज ये सिनेरियो 2 है, आपको फ्यूचर में कोई लोन लेना है। सपोज ये टाइमलाइन है, ये है 0, ये है यहाँ पे 3 मंथ्स और ये है 9 मंथ्स। आप यहाँ पे खड़े हैं 0 टाइमलाइन पे, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 8%। अब आपको ना ये 3 महीने के बाद एक 6 महीने का लोन लेना है। तो आपने सारी कैलकुलेशन इस 8% पे की कि कितना इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, कितनी इंस्टॉलमेंट आएगी ना। जब आप ये लोन लेने गए ना 3 महीने के बाद, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 9% हो गया। तो आपको इंटरेस्ट रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? जिस दिन आप लोन लेंगे तो आपकी सारी कॉस्ट चेंज हो जाएगी, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये है आपका पोटेंशियल लॉस। 1% का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है ना, ये है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क में। या तो आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है या इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और दूसरा आप फ्यूचर में कुछ लोन लेने वाले हैं या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो अगर आपको लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, तो वो आएगा आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क की कैटेगरी में। तो इस चैप्टर में अपन सीखेंगे कि इस रिस्क को कवर कैसे करें। चैप्टर का नाम वही है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो इस रिस्क को मैनेज कैसे करना है या हेज कैसे करना है, ये इस चैप्टर में अपन सीखेंगे। देखिए चार्ट पे आइए। सबसे पहला मेथड है इस रिस्क को कवर करने का, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो ये वाला जो मेथड है ना, ये आपका सेकंड सिनेरियो कवर करता है, जहां पे आपको फ्यूचर में कोई लोन लेना है या इन्वेस्टमेंट करना है। तो सपोज
यही एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको 3 महीने के बाद एक 6 महीने के लिए लोन लेना है, मतलब 3 मंथ से लेके 9 मंथ के पीरियड के लिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम 3 महीने के बाद बोरो करेंगे 6 महीने के लिए, और इंटरेस्ट रेट आज ही फिक्स कर लिया। से इंटरेस्ट रेट आपने 8% ही फिक्स कर लिया। तो जब आप इस 3 मंथ्स पे आएंगे ना, यहाँ पे क्या रेट चल रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपके लिए कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, ये 8%, यानी आपने आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स कर ली है 8%। तो इसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। एक मिनट, इसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो, यहां पे आप बोरो कर रहे हो, अ कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो और इन्वेस्ट इन फ्यूचर एट अ रेट एग्रीड टुडे। यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप फ्यूचर में बोरो करोगे या इन्वेस्ट करोगे, और उसका रेट आज ही फिक्स कर लिया। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अब ये एफआरए का जो कोड है ना, वो अपने फॉरेक्स के कोड जैसा होता है। अपना एफआरए का जो कोड है ना, वो फॉरेक्स के कोड जैसा होता है। मतलब यहाँ पे भी आपको 2 रेट मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एक रेट है ना, सपोज ये 2 रेट दिए हैं आपको, 7% और 8%। तो ये जो ज्यादा वाला रेट है ना, अपन ने फॉरेक्स में भी सीखा था, ये है आपका बाइंग रेट। मतलब इस रेट पे आप बोरो कर सकते हो, तो इसको बोलेंगे बाय एफआरए। और ये जो छोटा वाला रेट है ना, ये रहेगा आपका सेलिंग रेट। यहाँ पे आएगा आपका सेल एफआरए। और ये कब करते हैं, जब अपने को इन्वेस्टमेंट करना है फ्यूचर पे। तो एफआरए का कोड आपके फॉरेक्स के कोड जैसा होता है। जो ज्यादा रेट है उस पर आप बोरो करोगे और वो कहलाएगा बाइंग एफआरए, और जो छोटा वाला रेट है उस पर अपन इन्वेस्ट करेंगे और उसको बोलेंगे सेलिंग एफआरए। तो ये एफआरए का कोड होता है। अब इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अपन सबसे पहले टर्म लेंगे कि कितने महीने के बाद अपने को कॉन्ट्रैक्ट करना है। आज से यानी 0th टाइम पीरियड से कितने महीने के बाद अपने को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो 3 मंथ है यहाँ पे, ये देखिए ऑरेंज में, ये 3 मंथ्स है। इतने टाइम के बाद अपने को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 3 इंटू, और फिर देखेंगे कि ये आज से कितने महीने तक चलेगा। आज से ये कोड कितने महीने तक चलेगा, तो देखिए ये मल्टी कलर में, ये 9 मंथ तक चलेगा आज से। तो फिर उसको सेकेंड टर्म लेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 इंटू 9 से। या फिर मैं इसको कह सकता हूं, इसको ऐसे लिखेंगे 3/9 एफआरए, और इसका मतलब क्या होगा, 9 माइनस 3 यानी 6 मंथ रेट आफ्टर 3 मंथ। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो फर्स्ट टर्म होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि कितने महीने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, और सेकंड टर्म रिप्रेजेंट करेगा कि आज से कितने महीने तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। और इसको रीड कैसे करेंगे, जो गैप है उतने मंथ का रेट आफ्टर 3 मंथ्स, जो अपना फर्स्ट टर्म है। तो ये है आपका एफआरए का कोड। अब इसकी रियलिटी पे आते हैं कि ये वर्क कैसे करता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो जब भी आप एफआरए का कोड का आप एफआरए यूज करोगे ना, तो आपने आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लिया है। यहाँ पे आपको बोरो करना था, तो आपका रेट फिक्स हो चुका है कि आप किस रेट पे बोरो करोगे, 8% पे। यानी आपकी जो कॉस्ट आएगी ना, वो 8% आएगी। मैं एग्जांपल में सपोज एक प्रिंसिपल अमाउंट ले लेता हूं कि कितना बोरो करना है। ये है अपना 100 करोड़ आपको बोरो करना है। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तब आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स हो गई 8% पे। लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन देखेंगे। तो देखिए एफआरए जो है वो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अपन ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से किया है। एफआरए जो है एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, और डेरिवेटिव्स हमेशा कैश में सेटल होते हैं। डेरिवेटिव्स हमेशा कैश में सेटल होते हैं।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपका कैश में सेटल होगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 8% पे, और सपोज यहाँ 3 महीने पे जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होगा उस दिन रेट हो गया है 9%। उस दिन रेट हो गया है 9%, तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल करना पड़ेगा कैश में। तो आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी? कैश सेटलमेंट। और कितना कैश सेटलमेंट होगा? देखिए, आपने बाय किया था 8% पे, अब उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे किस रेट पे? 9% हो गया 3 महीने के बाद, तो आपको फायदा हुआ, यानी आपको कैश इनफ्लो होगा। कितना? आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 100 करोड़। आपको फायदा कितना हुआ? 1% का। रेट 8% से 9% हुआ है, तो इसको लिखेंगे 9% माइनस 8%। लेकिन पीरियड कितना है एफआरए का? 6 महीने है, ये 6 मंथ का पीरियड है, तो आपको 6th मंथ का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, 6 मंथ का। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से। तो ये आपका कैश सेटलमेंट है। लेकिन एक चीज और ध्यान दो इसमें, अब आपका जो इनफ्लो है वो यहां पे होगा या यहां पे होगा? इनफ्लो किस दिन होगा? जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है उस दिन, या फिर जिस दिन मैच्योरिटी है? तो आप लॉजिकली सोचिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 3 महीने के बाद आप 8% पे 100 करोड़ बोरो करोगे। तो देखिए, मैं अनवांटेड चीज हटा देता हूं। देखिए, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अपन 3 महीने के बाद 8% पे बोरो करेंगे, तो आपका जो 8% का कॉस्ट है वो यहां पे आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट यहां पे आएगा। अगर आप बोरो करेंगे तो एट द एंड ऑफ द पीरियड कॉस्ट लगता है, तो यहां पे आपका 8% का इंटरेस्ट आएगा। नाउ सपोज अपन ने यहाँ पे ये 9% रेट हो गया, तो जितना अमाउंट बोरो किया था उतना 9% पे इन्वेस्ट कर दिया, तो ही अपने को इनकम आएगी 1% की। तो आप जब इसको इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट इनकम कहाँ पे आएगी? मैच्योरिटी पे, 9% पे। ये पर एनम है रेट, ये पर एनम है रेट। तो ये इंटरेस्ट इनकम कहाँ हुई? 9th मंथ के एंड पे। तो आपका जो 1% का गैप है, गेन हुआ आपको 1% का, ये कहाँ पे हुआ है? 9 मंथ पे। तो आपको अगर यहाँ पे कैश सेटलमेंट लाना है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये कैश सेटलमेंट अपना कहाँ पे हो रहा है? 3rd मंथ में। कैश सेटलमेंट 3rd मंथ में हो रहा है, तो अपने को ये जो कैश सेटलमेंट का अमाउंट है ना, उसकी पीवी लानी पड़ेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे लेंगे? जो ये रेट अपना 3 महीने के एंड पे है। जो 8% रेट है ना, वो सब हवा है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रेट है, एक्चुअल में तो वो आया ही नहीं मार्केट में। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए कौन सा रेट लोगे? ये वाला। इस रेट पे डिस्काउंट करेंगे अपन अपने कैश को, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + 0.09। ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है, और अपने को 6 मंथली रेट चाहिए डिस्काउंट करने के लिए। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट रेट फैक्टर क्या होगा? 1.045। तो यहाँ पे जाके आपका कैश का सेटलमेंट होगा, यहाँ पे आपको इनफ्लो होने वाला है। देखिए, आप साथ में कैलकुलेशंस करते चलिए, मैं इसको यूज करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो आपको 100 करोड़ पे 1% 6 महीने के लिए अर्न हुआ, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। तो ये है आपका 5 लाख रुपए। इसको डिवाइड करो 1.045 से, तो आपकी इनकम कितनी आई? देखिए, 4,78,469। ये जो है आपकी इनकम है, ये आपको आज मिली। लेकिन मैंने बताया था कि जब आप एफआरए का रेट जब आप एफआरए का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आप अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट की ऑब्लिगेशन को फिक्स कर लेते हो। आपने 8% पे फिक्स कर दी, तो इसमें आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? तो ये जो आपको कैश सेटलमेंट हुआ, अब आप अपनी एक्चुअल बोरोइंग करोगे। अभी तक आपने बोरोइंग कहाँ करी? जिस अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट थी। तो एक्चुअल बोरोइंग किस रेट पे होगी?
एक्चुअल बोरोइंग किस रेट पे होगी? एट द रेट 9%। थर्ड मंथ पे तो अपन ने FRA सेटल कर दिया, अब अपने पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन अपने को पैसा चाहिए, तो अपन ने एक्चुअल बोरोइंग करी 9% पे, तो अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आई? 100 करोड़ बोरो किए एट द रेट 9%, 6 महीने के लिए। सॉरी, ये 1 करोड़ बोरोइंग था जो ऊपर मैंने लिया है कॉस्ट। मैंने कैलकुलेशंस 1 करोड़ पे की है, तो आप भी 1 करोड़ पे कर लीजिए, नहीं तो डिफरेंस आ सकता है। तो आपका कॉस्ट कितना लगेगा यहाँ पे? 4.5 लाख। सॉरी, जस्ट मिनट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ये आपका है 478,468,9। 100 करोड़ की अगर बोरोइंग है तो अपन 100 करोड़ फिगर लेके चलते हैं। ये आ जाएगा 4689। ये आपका इनफ्लो हुआ है थर्ड मंथ पे। अब आप 100 करोड़ बोरो कर रहे हो 9% पे, तो कितना कॉस्ट लगा? 100 करोड़ इंटू 9% डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपका आउटफ्लो हुआ 4.5 करोड़ का। ये आपका आउटफ्लो हुआ। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी कैलकुलेशन में, ठीक है। यहाँ पे 4.5 करोड़ का आउटफ्लो हुआ, लेकिन मैंने बताया था कि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स हो चुकी है, तो अगर 8% पे इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स हुई है, अपना FRA का रेट क्या था? 8%। तो आपको 8% पे अगर इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स हुई है, तो नेट कितना लगना चाहिए? 100 करोड़ इंटू 8% इंटू 6/12, यानी 4 करोड़ रुपए लगने चाहिए। लेकिन अभी देखो अपनी पोजीशन क्या है, आपको 4.5 करोड़ लगे हैं। ये लगे हैं आपको 9 मंथ के एंड पे, और आपको 47,84,000 समथिंग कुछ मिले हैं, लेकिन वो 3 मंथ्स में मिले हैं। तो अब इस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करोगे, इस अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे एट द रेट 9%, तो आप बोलोगे ये क्या वाहियात हरकत है, पहले इसको डिस्काउंट किया 9% पे और फिर इसको वापस इन्वेस्ट किया। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, पहले अपने को FRA सेटल करना पड़ता है, और अगर आपको नेट कॉस्ट निकालनी है तो आपको फिर इसको इन्वेस्ट करना है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैश सेटलमेंट तक का पूछे तो आपका ये जो कॉस्ट आया ये फाइनल आंसर होगा, लेकिन अगर पूरा नेट कॉस्ट निकालना है तो अब इसको इन्वेस्ट करेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको इन्वेस्ट करोगे तो आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी आएगी? आपका अमाउंट है 47,84,689 इंटू 1.045, तो यह आ जाएगा आपका 50 लाख रुपीज। ये आ जाएगा आपका 50 लैक्स, और आपकी नेट कॉस्ट कितनी लगी? 4 करोड़। तो जब भी आप FRA का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपकी इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाती है FRA के रेट पे, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। सबसे पहले अपने को FRA एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कैश में सेटल करना पड़ेगा। अगर एक्चुअल बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो वो एक्चुअल रेट पे होगा जो आपकी सेटलमेंट डेट के दिन है। सेटलमेंट डेट कौन सी थी? देखिए ये वाली, जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता अगर आप बोरो करते तो उस दिन 9% रेट थी, उस पर अपन ने एक्चुअल बोरोइंग करी।
और जो आपका कैश फ्लो हुआ है सेटलमेंट डेट पे उसको इन्वेस्ट करेंगे अपन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो ये है आपके एफआरए का कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे बहुत घिचपिच हो चुका है, अपन अपने चार्ट पे आ जाते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले मतलब लिखा हुआ है एफआरए का। तो एफआरए का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो और इन्वेस्ट इन फ्यूचर। मतलब आप फ्यूचर में बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसका इंटरेस्ट रेट आज ही फिक्स हो गया, एग्रीड टुडे। तो अगर आप बोरो करने वाले हो फ्यूचर में तो अपन एफआरए बाय करेंगे। एक टर्म और लिखा है बुलिश स्पेक्यूलेटर। तो अभी जो अपन ने समझा वो हेजिंग के कॉन्सेप्ट से समझा था कि रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेक्यूलेशन करना है तो आपकी पोजीशन क्या होगी। अगर बुलिश स्पेक्यूलेटर है मतलब उसको लग रहा है कि रेट बढ़ने वाला है तो आप एफआरए बाय कर लो, क्योंकि अगर रेट बढ़ेगा तो अपन सेटल करेंगे कैश में एट ए हायर रेट, तो अपने को फायदा हो जाएगा। तो स्पेक्यूलेशन वाला क्या करेगा, अगर वो बुलिश है इंटरेस्ट रेट पे तो बाय करेगा, और अगर बियरिश है तो सेल करेगा। सेम पोजीशन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अगर इन्वेस्टर है तो वो एफआरए सेल करता है। कोटेशन कैसे रीड करते हैं अपन ने पढ़ा था, इफ 3/9 एफआरए इज 5%/6%। 3/9 मतलब क्या हुआ, 6 मंथ रेट आफ्टर 3 मंथ। तो देखिए इट मीन्स 6 मंथ यानी 9 - 3 आफ्टर 3 मंथ्स। और इसको कैसे रीड करेंगे, अगर आपको बाय करना है तो 6% और अगर सेल करना है तो छोटा वाला रेट। सेल कब करते हैं, जब अपने को इन्वेस्ट करना होता है। फिर एफआरए का सेटलमेंट। तो देखिए सेटलमेंट कैसे करते हैं, एफआरए आर ऑलवेज कैश सेटल्ड। और पेमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं अपनी इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पुट करके समझाता हूँ। अपन पेमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले आएगा नोशनल प्रिंसिपल जो अपना 100 करोड़ था, फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ रेट यानी एक्चुअल रेट माइनस फॉरवर्ड रेट। अपन ने किया था 100 करोड़ माइनस इंटू 9% माइनस 8%। तो ये जो 9% है ये आपका एक्चुअल रेट है सेटलमेंट डेट के दिन, और जो फॉरवर्ड रेट है वो है आपका 8%। फिर उसमें मल्टीप्लाई किया था 6/12। तो यहाँ पे आपको डेज दिए हैं, अगर इंफॉर्मेशन डेज में है तो आप उसमें डेज से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर मंथ्स में है तो आप मंथ्स का प्रोडक्ट यूज करोगे। और फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो 1 प्लस एक्चुअल रेट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्चुअल रेट आता है प्रेजेंट वैल्यू जब लेते हैं, इनटू डेज बाय 360 यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है उसका इंटरेस्ट रेट फैक्टर लेना है। तो अपन ने 6 मंथ का लिया था 1.045, और ये आया कैसे था 1 प्लस एक्चुअल रेट इंटू 6/12। ये है एफआरए का सेटलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे नीचे देखिए। पहला, एफआरए आर ऑलवेज कैश सेटल्ड। दूसरा, अगर आपको एक्चुअल बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने बताया था कि अगर सिर्फ सेटलमेंट करने तक का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप करोगे, लेकिन अगर आपको नेट कॉस्ट निकालनी है, मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है कि एक्चुअल बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है एक्चुअल बोरोइंग जो है आपकी, इट विल बी एट एक्चुअल रेट ऑन सेटलमेंट डेट। यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, ये है डेट। और आपकी जो एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट या इनकम होगी ना, इट विल बी इक्वल्स टू एफआरए रेट, जो अपनी 8% पे आई थी 4 करोड़ रुपीज। तो पहला स्टेप आप सेटल करोगे, फिर जो भी एक्चुअल बोरोइंग इन्वेस्टमेंट करना है वो एक्चुअल रेट पे होगा, और आपकी जो नेट कॉस्ट या इनकम है इट विल बी फिक्स्ड टू दी एफआरए रेट। तो ये कॉन्सेप्ट है अपने एफआरए का। फिर इसी में आगे आते हैं थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ एफआरए। प्राइस ऑफ एफआरए, तो प्राइस का मतलब होता है रेट ऑफ एफआरए। अभी जो अपन ने एग्जांपल में देखा, अभी अपन ने एग्जांपल में लिखा था 3/9 एफआरए 7%/8%। अब ये जो रेट है ना, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन सम लॉजिक। तो अपन यहाँ पे उस लॉजिक को समझेंगे और एफआरए का रेट निकालना सीखेंगे। यहाँ पे अपन एफआरए का रेट निकालना सीखेंगे।
एक चीज ध्यान रखना, जब अपन प्राइस कैलकुलेट करते हैं एफआरए का या रेट कैलकुलेट करते हैं तो आप सिर्फ सिंगल रेट कैलकुलेट कर पाओगे। ये एक ड्यूअल रेट है, ये ड्यूअल रेट है, लेकिन जब आप प्राइस कैलकुलेट करोगे ना, लेकिन जब आप प्राइस कैलकुलेट करोगे ना तब आप सिंगल रेट निकाल पाओगे। तो प्राइस ऑफ एफआरए में हमेशा सिंगल रेट निकाल पाएंगे। चलिए अपन लेके चलते हैं कि ये अपने पास रेट अवेलेबल नहीं है। अपने को 3 महीने के बाद, मैं आपको टाइम पीरियड में बता देता हूँ अपने को कौन सा रेट निकालना है। ये 0 है, ये 3 मंथ्स है और ये 9 मंथ्स है। अपने को 3/9 एफआरए निकालना है, यानी इस पीरियड का रेट निकालना है। अपन अज्यूम करके चलते हैं कि ये रेट x% है, अपने को इस पीरियड का रेट निकालना है। तो देखिए मैं समझाता हूँ क्या लॉजिक पे बेस्ड है ये। आप सिनेरियो 1 कंसीडर कीजिए। सपोज आपको 9 मंथ के लिए बोरो करना है अमाउंट, सपोज आपको 9 मंथ के लिए बोरो करना है अमाउंट, और रेट लेके चलते हैं कि चल रहा है 10% पर एनम। रेट लेके चलते हैं चल रहा है 10% पर एनम, तो आपको 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 7.5%। यानी अगर मैं यहाँ पे आज 1 रुपया बोरो करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 रुपया बोरो करता हूँ तो मेरे को कितना वापस देना पड़ेगा? 1.075। ये मेरा इंटरेस्ट रेट फैक्टर है, यानी इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूडेड है इसमें। तो ये इसको समझिए, ये अपना फर्स्ट सिनेरियो है जहाँ पे अपन ने 9 मंथ के लिए बोरो किया, तो अपना इंटरेस्ट रेट फैक्टर क्या हुआ? 1.075। अब एक सिनेरियो और लीजिए। सपोज आपने, ये टाइम पीरियड है 9 मंथ्स का, आपने 3 महीने के लिए बोरोइंग की। नाउ इंटरेस्ट रेट चेंज होता है विद चेंज इन मैच्योरिटी, यानी आप 3 महीने के लिए बोरो करोगे तो इंटरेस्ट रेट अलग लगेगा आपको। मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे अपने को 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट लग रहा है। छोटी मैच्योरिटी तो जनरली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो मुझे क्या इंटरेस्ट रेट फैक्टर यूज करना पड़ेगा अगर मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी है? तो मैं अगर यहाँ पे 1 रुपये बोरो करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1.03 देना पड़ेगा, करेक्ट? मेरा इंटरेस्ट रेट फैक्टर क्या होगा 3 महीने का? 1.03। अब अज्यूम कीजिए कि मुझे ये 3 महीने के बाद इस बोरोइंग को एक्सटेंड करना है टिल 9 मंथ्स। मुझे इस बोरोइंग को 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए और एक्सटेंड करना है, लेकिन ये वाला रेट तो मेरे पास है ही नहीं, ये मेरा x% जो निकालना है। तो यहाँ पे जो मेरा कॉस्ट आएगा 1.03 इंटू 1 प्लस x इंटू 6/12, क्या ये इस रेट के बराबर होगा? इफेक्टिव ड्यूरेशन कितना है मेरे बोरोइंग का? 9 मंथ्स। तो चाहे मैं पूरे 9 मंथ के लिए पहले बोरो करूं या फिर मैं 3 महीने के लिए बोरो करूं और उसको 9 मंथ तक लेके जाऊं, तो दोनों में मेरा कॉस्ट सेम लगना चाहिए अगर मैं फेयर मार्केट में डील कर रहा हूं। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए यहाँ से आपका प्राइस आएगा एफआरए का कि 1.09, इट शुड बी इक्वल्स टू 1.03 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 6/12। तो आपका x की वैल्यू कैसे आएगी? 1.09 अपॉन 1.03 माइनस 1 इंटू 12/6। तो ये है आपका x, और अपने को क्या निकालना था? फॉरवर्ड रेट। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए, सॉरी ये 1.075 है। तो 1.075 डिवाइडेड बाय, तो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है, यानी 3 महीने के बाद 6 महीने का रेट क्या है? 8.74%। तो ये अपना एफआरए का प्राइस है, यानी 3/9 एफआरए इज इक्वल्स टू 8.74%। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि ये बिगर पीरियड इंटरेस्ट रेट फैक्टर को स्मॉलर पीरियड इंटरेस्ट रेट फैक्टर से डिवाइड किया। देखिए मेरा बड़ा पीरियड कौन सा था? 3/9 एफआरए में ये, और छोटा वाला फैक्टर था ये। दोनों के इंटरेस्ट रेट फैक्टर को डिवाइड किया
उसमें से माइनस किया 1, तो ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड का रेट आ गया, लेकिन मुझे तो एनुअल रेट चाहिए, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 डिवाइडेड बाय जो अपना कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है, तो मेरे पास प्राइस आ गई एफआरए की। तो प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं एफआरए की, देखिए चार्ट में, बिगर पीरियड इंटरेस्ट रेट फैक्टर, जो अपना 9 मंथ्स था वो बड़ा पीरियड था, फिर उसमें से माइनस किया स्मॉलर पीरियड इंटरेस्ट रेट फैक्टर -1 इंटू 12 बाय गैप, या गैप का मतलब है एफआरए का पीरियड कितना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फेयर प्राइस ऑफ एफआरए, यानी प्राइस क्या होना चाहिए आपके फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का। तो एग्जाम में सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्टली। सपोज आपको यहाँ पे अगर 3/12 एफआरए निकालना है, तो आप क्या करोगे, 12 मंथ का इंटरेस्ट रेट फैक्टर अपॉन 3 मंथ का इंटरेस्ट रेट फैक्टर -1 इंटू 12, और गैप कितनी है अपनी 9 मंथ्स, यानी 12 - 3। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे। फिर थर्ड पे आते हैं अपना आर्बिट्राज यूजिंग एफआरए। आर्बिट्राज का मतलब होता है रिस्क लेस प्रॉफिट, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे प्रॉफिट के चांसेस 100% और लॉस के चांसेस 0%, इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। तो अभी जो अपन ने प्राइस निकाला एफआरए का, वो है अपना फेयर प्राइस, यानी क्या प्राइस होना चाहिए मार्केट में एफआरए का। लेकिन अगर एक्चुअल प्राइस अलग है तो अपन इस मिस प्राइसिंग से प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो देखिए, इफ थियोरेटिकल प्राइस, थियोरेटिकल मतलब जो भी अपन ने ऊपर निकाला, इज नॉट इक्वल्स टू एक्चुअल प्राइस, देयर एग्जिस्ट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। तो दो केसेस हैं। पहला केस देखिए, एक्चुअल रेट इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल रेट, यानी एक्चुअल जो मार्केट में एफआरए का रेट है वो ज्यादा है, और कोई भी चीज अगर महंगी मिल रही है तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को सेल कर देना चाहिए। तो अपन एफआरए सेल कर देंगे, और एफआरए सेल करने का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करना। तो इसमें अपन प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, तो देखिए अपन ने दो सिनेरियो लिए थे प्राइस निकालने के लिए। एक था डायरेक्ट 0 to 9 मंथ्स, और दूसरा था ब्रेक में 0 to 3 एंड 3 to 9। तो इसको अपन टर्म बोलते हैं अनडिवाइडेड लैग। अनडिवाइडेड लैग, इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है टाइम पीरियड में, और ये है आपकी डिवाइडेड लैग। तो आपको यहाँ पे एफआरए तो ये है 3/9, यहाँ पे सेल करना है मतलब इन्वेस्ट करना है इस लैग पे। तो जो एक्शन आप यहाँ पे करोगे वो, सॉरी, जो एक्शन आप एफआरए पे करोगे उसका अपोजिट एक्शन आप करोगे अनडिवाइडेड लैग पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बोरो करोगे, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बोरोइंग करोगे। सपोज आपने यहाँ पे 100 करोड़ बोरो किए, और फिर उस 100 करोड़ को यहाँ पे 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करोगे। तो आपका जो इंटरेस्ट के साथ अमाउंट आएगा ना, फिर उसको इन्वेस्ट करोगे एफआरए के रेट पे, जो एक्चुअल रेट चल रहा है मार्केट में। सपोज फॉर एग्जांपल एफआरए का रेट चल रहा है 10%, अपना एफआरए का रेट कितना आया था 8.74%, मतलब एक्चुअल रेट ज्यादा है, एफआरए ओवर प्राइस्ड है। तो देखिए अपन आर्बिट्राज कैसे करेंगे, फिगर्स के साथ समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। अपन ने एक्शन डिसाइड किया कि जो चीज महंगी है उसको सेल करो, तो अपन एफआरए के रेट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी 10% पे अपने को इन्वेस्टमेंट करना है। तो जो एक्शन आपका इस लेग पे होगा, डिवाइडेड लेग पे, हमेशा एक्शन आइटम आपका डिवाइडेड लेग पे आता है जब भी डिसीजनिंग होगी, तो उसका अपोजिट एक्शन अपन ने किया अनडिवाइडेड लेग पे। अपन ने बोरो किए, तो देखिए 100 करोड़ बोरो किए, तो मुझे टोटल कितना अमाउंट रीपे करना पड़ेगा, 107.5 CR 9 महीने के बाद। ना देखिए अब इसमें मैं आर्बिट्राज कैसे अर्न करेंगे। तो अपन ने पहले इन्वेस्ट किए 3 महीने के लिए, तो अपने पास कितना अमाउंट आया 103 CR, अभी तक साथ में हो मेरे। फिर अपन इसको एक्चुअल रेट पे इन्वेस्ट करेंगे एफआरए के,
अपन ने FRA सेल किया था। अब यहाँ पे अपना फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट लेके पता ना कि कैश में सेटलमेंट होता है, वहां पे भी अपन ने देखा था जो नेट कॉस्ट होती है वो आपके FRA के रेट पे ही होगी, और जो नेट इनकम होगी वो FRA के इनकम पे ही होगी, सॉरी FRA के रेट पे ही होगी। तो अपन डायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 3 महीने के बाद अपने पास 103 करोड़ आए। फिर अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि इस 103 करोड़ को अपन इन्वेस्ट करेंगे FRA के रेट पे, दैट इज 10%, वो 6 महीने के लिए। तो अपना अमाउंट कितना हो जाएगा 1.05। 6 महीने का इंटरेस्ट रेट फैक्टर 5% पे आएगा, तो आपको कितना अमाउंट वापस मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पे 108.15, और आपका रीपेमेंट कितना था 107.5। कितना है 107.5, तो आपको कितने इनकम हो गई? 0.65 करोड़। आपको आर्बिट्राज प्रॉफिट है ये। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको इस आंसर को चेक करना है कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा ना, इट विल बी इक्वल्स टू द मिस प्राइसिंग। जो मार्केट में मिस प्राइसिंग चल रही है ना, उस रेट पे आपको प्रॉफिट होगा। तो आपका एक्चुअल रेट कितना था 10%, और आपका जो फेयर रेट था वो कितना था 8.74% अपन ने निकाला था। 8.74% निकाला था, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा 1.26%। और 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? आपका प्रिंसिपल था 100 करोड़ इंटू 1.26% इंटू 6/12। अब एग्जैक्टली मैच इसलिए नहीं होगा क्योंकि डेसिमल्स को अपन ने राउंड ऑफ किया है। तो यही जो आपका मिस प्राइसिंग का प्रॉफिट है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तो देखिए चार्ट पे कि अगर आपको FRA सेल करना है तो आपको इन्वेस्ट करना है डिवाइडेड लेग पे। डिवाइडेड लेग पे अपन एक्शन आइटम डिसाइड करते हैं, उसका अपोजिट अनडिवाइडेड लेग पे, तो अपन ने बोरो किया अनडिवाइडेड लेग पे। और दूसरा केस हो सकता है कि एक्चुअल रेट अपना थ्योरेटिकल रेट से कम है, तो बाजार में कोई चीज अगर अपने को सस्ती मिल रही है तो उसको खरीद लो। तो अपन FRA अगर अंडर प्राइस्ड है तो बाय करेंगे। बाय करेंगे मतलब बोरो करेंगे FRA के रेट पे। तो डिवाइडेड लेग पे अपना एक्शन हुआ बोरो, तो अनडिवाइडेड लेग पे क्या करना है इन्वेस्ट। ये आपका एक्शन आइटम होगा। और मिस प्राइसिंग कितनी होगी, और मिस प्राइसिंग का प्रॉफिट कितना होगा? आर्बिट्राज प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू मिस प्राइसिंग, जो भी मार्केट में चल रही है। ये है आपके फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। यहां जाके आपका पहला कॉन्सेप्ट कवर होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का, दैट इज FRA। चलिए फिर सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। तो ये प्राइमरीली आपका फर्स्ट सिनेरियो हैच करता है। फर्स्ट सिनेरियो कौन सा था? जब आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन या इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो ये उस सिचुएशन को हैच करने के काम में आते हैं। तो ऑप्शंस अपन ने बहुत डेप्थ में पढ़े डेरिवेटिव्स में, और इसका मतलब क्या होता है? राइट टू बाय और सेल एन असेट एट स्ट्राइक प्राइस। राइट टू बाय और सेल एन असेट एट स्ट्राइक प्राइस। तो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस का मतलब क्या है? राइट टू बोरो और इन्वेस्ट एट स्ट्राइक रेट। वहां पे अपने असेट का प्राइस होता था, यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट होगा स्ट्राइक रेट। तो राइट टू बोरो और इन्वेस्ट एट स्ट्राइक रेट, ये है इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस का मतलब। देखिए मैं सब कुछ रब कर देता हूं। अपन ने ऑप्शंस किए थे दो तरह के। अपन ने दो तरह के ऑप्शंस किए थे। पहला था अपना कॉल ऑप्शन।
यहाँ पे अपने को असेट को बाय करने का राइट था, ये अपने को राइट टू बाय देता था। अगर आपको थोड़ा सा ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले डेरिवेटिव्स का रिवीजन लेक्चर देखो, ताकि आपको आसानी से यहाँ पे भी समझ में आ जाए। तो कॉल ऑप्शन में अपने पास राइट टू बाय होता है, और ये कब एक्सरसाइज होता है? जब जो प्राइस है ना अपनी, वो स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा हो जाती है। मैच्योरिटी के दिन प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होगी, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि अपने पास राइट था टू एंजॉय अपसाइड। ये अपना कॉल ऑप्शन था। तो इसको यहाँ पे, इस कॉल ऑप्शन को यहाँ पे कैप ऑप्शन बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में कॉल ऑप्शन को कैप ऑप्शन बोलते हैं, और यहाँ पे आपके पास राइट होता है टू बोरो। और ये कब एक्सरसाइज होगा? जब इंटरेस्ट रेट अपसाइड जाएगा। तो कॉल ऑप्शन को बोलते हैं कैप ऑप्शन। यहाँ पे अपने पास राइट होता है टू बोरो एट स्ट्राइक रेट। तो ये कब एक्सरसाइज होगा? जब आपकी इंटरेस्ट रेट स्ट्राइक रेट से ज्यादा हो जाएगी। देखिए मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज 2 साल का टाइम पीरियड लेते हैं। ना मैंने यहाँ पे एक लोन लिया एट फ्लोटिंग रेट, और मेरा बेस है माइबोर, जो आज के दिन में है 8%। तो मेरे पेमेंट पीरियड कितने होंगे? 2। मुझे यहाँ पे पेमेंट करना है और यहाँ पे पेमेंट करना है। और मेरे रीसेट पीरियड कितने होंगे? मेरे रीसेट पीरियड यानी ये जो रेट है कितनी बार रीसेट होगा ड्यूरिंग दी लोन ड्यूरेशन? तो देखिए बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ पेमेंट पीरियड। ये आपका फर्स्ट पेमेंट पीरियड है, ये आपका पेमेंट पीरियड है। तो इंटरेस्ट रेट पहले दिन डिसाइड होगा। तो इंटरेस्ट रेट क्या है? 8%। तो फर्स्ट पीरियड में तो आपको पता होता है कि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी लगने वाली है। फर्स्ट पीरियड में तो आपको पता होता है इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी लगने वाली है। और आपका रीसेट होगा इंटरेस्ट रेट कब? सेकेंड पीरियड के फर्स्ट डे पे। ये आपका फिर पेमेंट पीरियड है, 2 पेमेंट पीरियड है। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट रीसेट होगा। तो रीसेट पीरियड कितने हुए आपके? रीसेट पीरियड कितने हुए? पेमेंट पीरियड -1, क्योंकि फर्स्ट पीरियड पे आपको पता होता है कि रेट क्या है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो अपन अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट डे के दिन, पेमेंट पीरियड के फर्स्ट डे के दिन रेट डिसाइड होता है। तो यहाँ पे तो आपको रेट पता रहता है 0 टाइम पे, तो पहले पीरियड का आपको कॉस्ट पता है। तो आप देखोगे कि रीसेट कितनी बार होगा आपका रेट, तो ये पेमेंट पीरियड -1 होगा। तो यहाँ पे कितनी बार रीसेट होगा? 1 बार। अभी तक मैं ऑप्शन लेके ही नहीं आया हूँ, अब आते हैं अपन ऑप्शन पे। तो सपोज आपने यहाँ पे ना एक कैप ऑप्शन किया, सपोज 8% पे किया फॉर 2 years। तो ये जो कैप ऑप्शन है ना, ये आप जितने भी रीसेट पीरियड है उस दिन एक्सरसाइज कर सकते हो। कैप ऑप्शन यानी इंटरेस्ट रेट ऑप्शन जो है, आप ड्यूरिंग इट्स मैच्योरिटी जितने भी रीसेट पीरियड आएंगे वहां पे इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सपोज ये जो आपका रीसेट पीरियड आया ना, यहाँ पे आपका रेट हो गया 9%, ये 9% रेट हो गया। तो अपन चेक करेंगे क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा अपन ने रीसेट पीरियड, ये आ गया अपना फर्स्ट रीसेट पीरियड। यहाँ पे अपना रेट क्या है? माइबोर, दैट इज 9%। अपन ने ऑप्शन कितने पे कर रखा है? 8% पे। अपने पास राइट है 8% पे बोरो करने का, तो 9% पे क्यों करें? तो अपन 8% पे एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास कैप ऑप्शन की रिसिप्ट आएगी। अब ये ऑप्शंस हमेशा कैश में सेटल होते हैं, तो आपको डिफरेंस मिलेगा।
और कितना मिलेगा, 1% का। अब ये जो कॉस्ट है आपकी, ये आपके सेकेंड पीरियड के एंड में लगेगी, सॉरी ये जो कॉस्ट है ये आपकी यहाँ पे लगेगी, ये फर्स्ट रीसेट पीरियड की कॉस्ट बता रहा हूँ। और आपको जो 1% का फायदा होगा ना, वो भी यहाँ पे होगा। ये मैं FRA में भी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपकी 9% कॉस्ट लगेगी और ये 1% की आपकी रिसिप्ट होगी। तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो कैलकुलेट करते हैं ना, वो पेमेंट पीरियड के एंड में आएगा आपका। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी इंटरेस्ट कॉस्ट नेट कितनी है, 8%। ये है आपके इंटरेस्ट रेट ऑप्शन का कॉन्सेप्ट। आप देखोगे कि हर रीसेट पीरियड पे क्या आपका ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आपकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी लग रही है। ये उसका छोटा सा एग्जांपल था। सपोज अपन एक इलॉबरेटिव एग्जांपल लेते हैं, अपन थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सपोज 3 साल का टाइम पीरियड लेते हैं। देखिए ये इसी के थ्रू मैं नए एग्जाम्पल में सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। मैं चाहता तो एक एग्जाम्पल में सब खत्म कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आए आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए अब अपन एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 3 साल का टाइम पीरियड है और इंटरेस्ट पेमेंट जो है ना वो सेमी एनुअली है। तो आपके पेमेंट पीरियड कितने हो गए, 6। फर्स्ट पेमेंट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th पेमेंट पीरियड है। अब इस पेमेंट पीरियड में अपन बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे कि रेट फर्स्ट डे को डिसाइड होता है। तो से यहाँ पे अपने पास रेट दिया हुआ है 8%। तो फर्स्ट पेमेंट का तो रेट अपने पास है, तो फर्स्ट पीरियड में अपने को कॉस्ट कितनी आने वाली है ये पता रहता है। अब कितने रीसेट पीरियड होंगे, यहाँ पे देखिए इस पिंक कलर में, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रीसेट होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रीसेट होगा, यहाँ पे और ये यहाँ पे। टोटल 5 जगह इंटरेस्ट रेट रीसेट होगा। तो आपके रीसेट पीरियड कितने हो गए, 5। और इंटरेस्ट रेट ऑप्शन के क्वेश्चन में याद रखना, अपने को सारे रीसेट पीरियड की कैलकुलेशंस दिखानी पड़ती है। तो ये जो पहला पीरियड है ना, इसकी कैलकुलेशंस अपन इग्नोर करेंगे, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे। तो आपके रीसेट पीरियड कितने होंगे, 5। तो अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए सपोज आपने यहाँ पे कैप ऑप्शन किया, तो ये कैप ऑप्शन है 3 साल का। अब ये 3 साल में जितने भी रीसेट पीरियड होंगे ना, वहां पे इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपकी कॉस्ट कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले लिखोगे रीसेट पीरियड 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 जगह पे आपका ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि 5 पीरियड में रेट क्या चल रहा है, तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी। फिर आप डिसाइड करोगे कि कौन से पीरियड में कैप ऑप्शन आपका एक्सरसाइज होगा। तो अपन लिखेंगे कैप रिसिप्ट। सपोज ये आपका रेट है 8% कैप ऑप्शन का, और रीसेट रेट लेके चलते हैं। यहाँ पे 9% है, यहाँ पे 7% है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 6% है। तो आप सबसे पहले तो कितनी कॉस्ट आने वाली है ये लिख लो। तो यहाँ पे आपको आएगी 9% की। ये सेकेंड पीरियड की कॉस्ट है, फर्स्ट पीरियड की तो 8% फिक्स हो चुकी है। फिर आएगी 7%, फिर आएगी 10%। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा होगा, आप यहाँ पे कॉस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखेंगे, कॉस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखेंगे। मैं सिर्फ एक रिवीजन के लिए, एग्जाम का पैटर्न समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर आप डिसाइड करोगे कि कौन कौन से पीरियड पे आपका कैप ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। तो फर्स्ट पीरियड पे होगा, रेट बढ़ा है तो आपको रिसिप्ट आएगी 1% मिलेगा, सॉरी। सेकेंड पीरियड में लैप्स होगा, कुछ भी रिसिप्ट नहीं, फिर यहाँ पे 2% मिलेगा, यहाँ 3% अपने को फायदा होगा और यहाँ पे लैप्स हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन आएगी आपकी प्रीमियम की ना। जब भी आपको कोई राइट मिलता है तो आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। ये प्रीमियम अपन ने ऑप्शंस में भी देखी थी, तो यहाँ पे भी आपको प्रीमियम देनी पड़ेगी। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो भी प्रीमियम दोगे ना आप, उसको एमोर्टाइज करेंगे अपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 3 साल में एमोर्टाइज होगी, और एमोर्टाइज होगी ना तो अपन फर्स्ट पीरियड भी लेंगे। अब जो प्रीमियम अमाउंट है ना, उसको आप टोटल 6 पीरियड से डिवाइड नहीं करोगे, आप उसकी एन्युटी से डिवाइड करोगे। अपन लिखेंगे कि टोटल प्रीमियम कितनी आ रही है, और उसको डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 6 पीरियड का एट इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आपको गिवन रहेगा या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल देंगे वो, तो उस रेट पे आपको निकालना है कि एन्युटी क्या है 6 पीरियड की, 3 साल की नहीं, अपन पीरियड से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अपने पास आ जाएगी कि एक पीरियड की प्रीमियम कितनी है। तो यहाँ पे सब जगह इक्वल अमाउंट आएगा। अब प्रीमियम फर्स्ट पीरियड के लिए भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन अपन उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाते तो वो क्वेश्चन में नहीं दिखेगी। ये प्रीमियम जो है ये 6 पार्ट में डिवाइड होगी। ये जो आपके पास एमोर्टाइज्ड प्रीमियम आएगी ना, ये आपकी एमोर्टाइज्ड प्रीमियम होगी, ये 6 पीरियड की होगी। लेकिन फर्स्ट पीरियड की कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वहां पे कॉस्ट आपका फिक्स हो चुका है 8% प्लस प्रीमियम पे। और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट कॉस्ट कितना है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है। अब ये तो मैंने आपको डिफॉल्ट अजम्पशन के साथ बताया कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो अज्यूम करो कि इंटरेस्ट रेट पेमेंट पीरियड की फर्स्ट डे के दिन डिसाइड हो रहा है, और रीसेट पीरियड कितने होंगे, टोटल पेमेंट पीरियड -1। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट पीरियड की लास्ट डे पे डिसाइड होता है। सपोज ये जो एग्जांपल था, इसमें उन्होंने कह दिया कि 3 साल का ऑप्शन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सेमी एनुअल पेमेंट है, और इंटरेस्ट रेट लास्ट डे के दिन डिसाइड होता है पेमेंट पीरियड का। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा ना वो इस पीरियड के लिए एप्लीकेबल है। फिर यहाँ पे जो डिसाइड होगा ना वो इस पीरियड के लिए, यहाँ जो होगा ना वो इस पीरियड के लिए। तो आपके टोटल रीसेट पीरियड कितने होंगे, 6। तो इस केस में आपको 6 रीसेट पीरियड की कैलकुलेशंस दिखानी है, और आपका जो ऑप्शन है वो 6 के 6 रीसेट पीरियड पे एक्सरसाइज हो सकता है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता तो उस दिन इंटरेस्ट रेट ऑप्शन आपका एक्सरसाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट फिक्स हो चुकी है। आपको पहले पीरियड की कैलकुलेशन नहीं दिखानी रहती, लेकिन यहाँ पे रीसेट पीरियड 6 है तो 6 रीसेट पीरियड की कैलकुलेशन दिखानी है। तो ये है आपके इंटरेस्ट रेट ऑप्शन का क्रक्स। तो देखिए अपन कहाँ पे थे, अपन ने देखा कैप ऑप्शन का मतलब क्या होता है। तो दूसरे टाइप का ऑप्शन होता है आपका पुट ऑप्शन। यहां पे आपके पास रहता है राइट टू सेल, और ये एक्सरसाइज कब होता है, जब प्राइस डाउनसाइड चली जाती थी, यानी मैच्योरिटी पे जो प्राइस है S1 इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस। तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे पता है, इसको बोलेंगे अपन फ्लोर ऑप्शन, और यहाँ पे इसको बोलते हैं राइट टू इन्वेस्ट। यहाँ पे अपने को इन्वेस्ट करने का राइट मिलता है एट स्ट्राइक रेट। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने का राइट मिलेगा, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि एक्सरसाइज कब होगा, जब इंटरेस्ट रेट डाउनसाइड मूव करेगा। इंटरेस्ट रेट मूव्स डाउनसाइड, तो ये आपका फ्लोर ऑप्शन होगा। सेम टेबल बनेगी, रीसेट पीरियड, फ्लोटिंग रेट क्या चल रहा है आपका, ये अपन इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको पैसा मिलने वाला है फ्लोटिंग रेट पे। फिर आप देखोगे कि क्या आपका फ्लोर ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है, फिर प्रीमियम, और फिर आपकी आएगी नेट इनकम। फिर तीसरे टाइप का आपका ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं कॉलर ऑप्शन।
सॉरी, इसको बोलते हैं कॉलर ऑप्शन। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप एंड फ्लोर। जब आप दोनों टाइप के ऑप्शन को मिक्स कर देते हो ना, तो आपका कॉलर ऑप्शन बनता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रीमियम की अमाउंट को रिड्यूस करना, आपका जो प्रीमियम का आउटफ्लो हो रहा था उसको रिड्यूस करना। तो देखिए दो टाइप के होते हैं कॉलर ऑप्शन। एक होता है बाइंग कॉलर ऑप्शन। तो इसमें आपके दोनों ऑप्शंस पे एक्सरसाइज कैसे होगा, यहाँ पे आप कैप ऑप्शन बाय करोगे और फ्लोर ऑप्शन सेल कर दोगे। बाइंग अ कॉलर मींस बाइंग अ कैप एंड सेलिंग अ फ्लोर। तो मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीमियम अमाउंट रिड्यूस करने का। सपोज इसी एग्जांपल में देखिए, आपने यहाँ पे कैप ऑप्शन की जगह अगर कॉलर ऑप्शन किया है, एट 8%, इसमें आपका कैप है 8% पे और फ्लोर है 8% पे ना। आपने बोरोइंग कर रखी है, तो आपको इंटरेस्ट रेट अपसाइड जाने से बचना है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा उसको आपको हेज करना है। तो आपने कैप ऑप्शन बाय कर लिया, तो जब अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो आपको कैप ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा और आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाएगी। लेकिन इस पे आपको प्रीमियम का आउटफ्लो होने वाला है, तो आपने क्या किया, आपने एक फ्लोर ऑप्शन सेल कर दिया 8% पे। तो आपको प्रीमियम अमाउंट इनफ्लो होगी, तो आपकी नेट प्रीमियम अमाउंट है ना वो कम हो गई। और इसको यूज कैसे किया कि सपोज अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो आपको एक्चुअल बोरोइंग पे रेट कम लगने वाला है और आपका फ्लोर एक्सरसाइज होगा तो उस पर थोड़ी सी कॉस्ट लग जाएगी, लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाएगा 8% में। तो इसको अपन कैसे दिखाएंगे, देखिए चार्ट में बताता हूं मैं आपको। अपन नेट पे ऑफ कैसे कैलकुलेट करेंगे जब अपन कॉलर ऑप्शन करते हैं। अपन रीसेट पीरियड लेंगे, फिर उस दिन बताएंगे कि आपका रेट क्या चल रहा है। फिर थर्ड कॉलम डे का है, मतलब आपके रीसेट पीरियड यानी हर पेमेंट पीरियड में कितने डेज हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन डेज की दी है तो आपको डे का कॉलम डालना पड़ेगा कि उस पीरियड में कितने डेज आते हैं। ये आपको रिक्वायर्ड है टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट। सपोज आपका इंटरेस्ट 6 मंथली है और इंफॉर्मेशन डेज में है, सपोज 184 डेज आ रहे हैं आपके पीरियड में, तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए डेज दिखाना इंपॉर्टेंट है। फिर आपने इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट किया, फिर आप देखोगे कि इस लाइबोर पे कैप ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर फ्लोर ऑप्शन का देखोगे, दोनों की पेमेंट या रिसिप्ट अपन नोट करेंगे। तो आपने अगर बाय कर रखा है ना कॉलर ऑप्शन, तो आपको कैप की रिसिप्ट होगी, ये एक्सरसाइज होगा अगर प्राइस अपसाइड जाएगी तो, और अपन ने बाय कर रखा है तो अमाउंट मिलेगा। और फ्लोर पे आपको पेमेंट देना पड़ेगा, ये तब है जब आपने बाय कर रखा है कॉलर ऑप्शन। फिर आपकी आ जाएगी प्रीमियम अमाउंट कितनी है, तो इसको अमोर्टाइज करेंगे। तो नेट प्रीमियम अमाउंट को अमोर्टाइज करेंगे। सपोज 100 रुपए की प्रीमियम आपको कैप पे मिली, सॉरी आपने दी, और 20 रुपीज की प्रीमियम आपको फ्लोर पे मिली, तो आपकी नेट प्रीमियम गई 80 रुपीज, और उसको अमोर्टाइज करेंगे ओवर दी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, और फिर आपका आएगा नेट पे ऑफ। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है। देखिए पूरा देख लेते हैं अपन इसको, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस को। 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कैप ऑप्शन, इसका मतलब है कॉल ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे आपके पास राइट रहता है टू बोरो, या फिर इसको बोल सकते हैं राइट टू एंजॉय अपसाइड, यानी जब ऊपर जाएगा तब ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। सेकंड होता है आपका फ्लोर ऑप्शन, इसका मतलब है पुट ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट, राइट टू इन्वेस्ट, या फिर कब एक्सरसाइज करना है इसको, जब ये डाउन साइड जाए। और थर्ड है आपका कॉलर ऑप्शन। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप एंड फ्लोर। तो अगर लिखा है कि बाइंग कॉलर ऑप्शन, मतलब इसमें 2 ऑप्शंस क्या होंगे आपके, एक होगा बाइंग कैप एंड सेलिंग फ्लोर, यानी आपने कैप ऑप्शन बाय किया और फ्लोर सेल कर दिया। फिर सेकेंड टाइप ऑफ कॉलर ऑप्शन है सेलिंग कॉलर। तो यहाँ पे आप कैप ऑप्शन सेल करते हो और यहाँ पे फ्लोर ऑप्शन बाय करते हो। ये कौन यूज करता है, जनरली बोरोवर, और ये कौन करता है, इन्वेस्टर। इसको अपसाइड मूवमेंट से बचना है
तो इसने कॉलर ऑप्शन बाय किया ताकि कैप में आपको इनफ्लो हो सके अगर रेट ऊपर जाए तो, और अगर नीचे जाएगा तो एक्चुअल में कम देना पड़ेगा और जो बचा हुआ है वो फ्लोर में पेमेंट कर देंगे, तो इंटरेस्ट की कॉस्ट फिक्स हो गई। और इन्वेस्टर सेल करता है कॉलर ऑप्शन। और ये है आपकी पे ऑफ की टेबल। अगर दोनों ऑप्शंस हैं कैप और फ्लोर तो दोनों दिखाएंगे, और अगर आपका एक ही है तो एक ही कॉलम आएगा, यानी कैप है सिर्फ तो कैप आएगा और फ्लोर है सिर्फ फ्लोर आएगा। यहां जाके अपना सेकंड कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है, दैट इज इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट पे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के, दैट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। तो स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना। अब जो भी लोग अक्षय कुमार के फैन है ना, उनको तो ये मीनिंग बहुत अच्छे से पता होगा, वो लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए फिल्मी बातें छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दो पार्टी एक नोशनल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट का पेमेंट एक्सचेंज करती है, जहां पे दो पार्टी एक नोशनल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट का पेमेंट एक्सचेंज करेगी, जहां पे एक पार्टी फिक्स रेट पे पेमेंट करेगी और दूसरी फ्लोटिंग रेट पे पेमेंट करेगी, या फिर दोनों फ्लोटिंग रेट पे एक्सचेंज करेगी बेस्ड ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स। देखिए दो पार्टी है ए और बी, इन दोनों ने एग्री किया कि 5 साल तक एक नोशनल प्रिंसिपल यानी 100 करोड़ रुपए पे अपन इंटरेस्ट रेट का पेमेंट एक्सचेंज करेंगे। ए बी को फिक्स्ड रेट पे पेमेंट करेगा, अज्यूम करते हैं 8%, और बी जो है वो ए को पेमेंट करेगा फ्लोटिंग रेट पे। से माइबॉर, फ्लोटिंग रेट है माइबॉर। इस 100 करोड़ पे ये नोशनल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पे इस अमाउंट पे इंटरेस्ट पेमेंट एक्सचेंज होंगे से एनुअली फॉर 5 ईयर्स। तो ए बी को फिक्स रेट 8% पे अमाउंट पे करेगा हर साल, और बी ए को फ्लोटिंग रेट जो भी होगा उस साल में उस रेट पे अमाउंट पे करेगा। तो सपोज ये 5 साल की टाइम पीरियड है। यहां पे फिक्स रेट आ गया अपना 8%। ये रेट हमेशा फिक्स रहेगा, यानी ए का पेमेंट हमेशा डिसाइडेड रहेगा बी को कितना देना है, क्योंकि रेट फिक्स है। अब बी कितना ए को देगा ये डिपेंड करेगा फ्लोटिंग रेट पे। तो जनरली जो फर्स्ट डे होता है ना, जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस दिन फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट सेम होता है। तो मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं दोनों सेम है, फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट 8% है। तो जो फर्स्ट पीरियड है ना, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा पेमेंट का, क्योंकि 8% पे ए बी को देगा और माइबॉर भी 8% है, तो बी ए को 8% पे देगा। तो जनरली यहाँ पे कुछ एक्सचेंज नहीं होता है। फिर सेकेंड पीरियड में ये ए का आउटफ्लो है तो ये 8% देगा। सपोज यहाँ पे सेकेंड पीरियड में रेट यहाँ पे डिसाइड हो चुका है फर्स्ट डे पे, सेकेंड पीरियड का रेट फर्स्ट डे पे डिसाइड हो चुका है। सपोज माइबॉर 7% था, तो बी ना 7% देगा ए को बेस्ड ऑन 100 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे बी के पास 1% का नेट गेन हो गया। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को फिक्स रेट पे पेमेंट करती है और दूसरी फ्लोटिंग रेट पे, या फिर दोनों फ्लोटिंग रेट पे कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे फ्लोटिंग रेट माइबॉर है जो बी ए को देगा, और यहाँ पे फ्लोटिंग रेट जो है ना वो अपन लाइबॉर ले सकते हैं।
तो दोनों रेट फ्लोटिंग भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट बेस। तो ये है इंटरेस्ट रेट स्वैप का कॉन्सेप्ट। अब इसको क्यों यूज करते हैं ये मेन पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले फीचर्स देखते हैं फिर पर्पस पे आएंगे। तो इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कैश फ्लोस। सेकेंड, नोशनल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी लेकिन प्रिंसिपल एक्सचेंज नहीं होगा। वन पार्टी पेज ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, ये प्रॉपर्टी है स्वैप की, एंड अदर पार्टी पेज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो यही मैंने जो डायग्राम बनाया था कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए फिक्स रेट पे पेमेंट कर रहा है नोशनल प्रिंसिपल पे और बी फ्लोटिंग रेट पे पे कर रहा है। तो ऐसा क्यों करते हैं अपन, स्वैप क्यों करते हैं? तो इसका पहला रीजन है टू कन्वर्ट द नेचर ऑफ असेट और लायबिलिटी फ्रॉम फिक्स्ड टू फ्लोटिंग और वाइस वर्सा। यानी आपके जो भी असेट और लायबिलिटी है उसका नेचर चेंज करने के लिए स्वैप करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है ए, इसने लोन ले रखा है फ्लोटिंग रेट पे और इसका रेट है लाइबोर प्लस 1%, यानी इसको लाइबोर प्लस 1% पे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है ना। इसको लग रहा है कि जो रेट है ना लाइबोर ये फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है तो इसका इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसने एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे ये एक स्वैप पार्टी के पास गया, इसने बोला कि अपन एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसने बोला अपन एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहां पे मैं आपको फिक्स्ड रेट पे पेमेंट करूंगा एक नोशनल प्रिंसिपल पे और आप मुझे फ्लोटिंग रेट पे पे करना, आप मुझे फ्लोटिंग रेट पे। तो सपोज दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हुआ, ए स्वैप पार्टी को 8% देगा और स्वैप पार्टी इसको लाइबोर माइनस 1% देगी। जो भी रेट चल रहा है लाइबोर उसमें से 1% घटा के रेट देगी। तो अब देखो अपने ए की लायबिलिटी का नेचर कैसे चेंज हुआ, ये फ्लोटिंग रेट पे थी, अब इसकी लायबिलिटी फिक्स्ड रेट पे हो गई है। अब इसको हर साल कितना पेमेंट देना पड़ेगा, एक तो ये लाइबोर प्लस 1% देता था वो प्लस 8% देना पड़ेगा, ये दो कॉस्ट लग रही है। लेकिन इसको L-1 मिलेगा भी सही, तो इसमें से अपन ने माइनस किया L-1%, तो इसकी नेट कॉस्ट कितनी आई देखो, L+1 प्लस 8 माइनस L, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +1, तो ये L से L कट गया और इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स हो गई है 10%। अब इसकी लायबिलिटी चेंज हो गई, अब इसको फिक्स्ड रेट का पेमेंट करना है इफेक्टिवली 10%। तो इसका जो अजम्पशन था कि रेट बढ़ सकता है, सपोज ये रेट फ्यूचर में जाके लाइबोर का 11% हो जाता है तो इसको 12% का पेमेंट करना पड़ता है L+1, लेकिन इसकी लायबिलिटी फिक्स हो गई है 10% पे। तो इसने इंटरेस्ट रेट स्वैप का फायदा उठाया, इसने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किया और अपनी लायबिलिटी फिक्स कर दी। तो ये अपना पहला पर्पस है इंटरेस्ट रेट स्वैप का, टू कन्वर्ट द नेचर ऑफ असेट और लायबिलिटी। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। जिस पे क्वेश्चन आता है वो है आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट, टू ऑब्टेन द एडवांटेज ऑफ रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब इसकी वर्डिंग से कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले वाले की वर्डिंग से तो कुछ समझ भी आ रहा था, तो देखिए मैं इसको समझाता हूं फिर सब कुछ समझ आएगा। तो आप सीए हैं, आपके पास सपोज दो क्लाइंट है, आपका क्लाइंट है ए और दूसरा क्लाइंट है बी, दोनों को बोरोइंग करनी है। अब दोनों की प्रेफरेंस अलग अलग है। से फॉर एग्जाम्पल ये प्रेफरेंस लिखता हूं मैं, इसको फिक्स्ड रेट पे बोरो करना है और इसको फ्लोटिंग रेट पे बोरो करना है। नाउ बैंक हर पार्टी को अलग अलग रेट कोट करती है डिपेंडिंग अपॉन दी वर्दीनेस ऑफ द पार्टी। तो सपोज ए को फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट क्या कोट किया, देखिए ए अगर फिक्स्ड रेट पे बोरो करेगा तो बैंक उसको 12% पे पैसा देगी, और अगर फ्लोटिंग रेट पे बोरो करता है तो इसका कॉस्ट आएगा L+2% पे। और बी को क्या रेट कोट किए बैंक ने कि अगर आप फिक्स्ड रेट पे बोरो करोगे तो आपका कॉस्ट है 10%, और अगर आप फ्लोटिंग पे बोरो करोगे ना तो आपको L+3% मिलेगा। तो ये दोनों कोड सीए ने अपने क्लाइंट को समझाए।
फिर सीए ने बोला कि भाई ए तेरे को 12% पे बोरो करने का प्रेफरेंस है और बी को L+3% है। तो उसने बोला कि मैं तुम दोनों की ये कॉस्ट कम करा दूंगा एक स्वैप एग्रीमेंट करके, मैं एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा, तो आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो कम आएगा। तो दोनों पार्टी ने बोला भाई ये तो बढ़िया बात है। फिर अपन ने बोला कि जो भी फायदा होगा ना वो अपन तीनों लोगों में बराबर बटेगा, यानी ए का, बी का और अपना तीनों का फायदा बराबर होगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर अपन ने इनको बताया कि ये फायदा कैसे होगा। तो अपन ने पहली स्टेप क्या करने को बोली इनको, अपन ने बोला इनको कि अपनी अपनी प्रेफरेंस के अगेंस्ट बोरो कर लो, जो तुम्हारी प्रेफरेंस है उसके अगेंस्ट बोरो कर लो। तो ए ने बोरो किया फ्लोटिंग रेट पे और बी ने बोरो किया फिक्स्ड रेट पे। देखिए मैं ये डायग्राम यूज कर रहा हूं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ने बोरो किया था किस रेट पे, इसने बोरो किया फ्लोटिंग रेट पे अगेंस्ट द प्रेफरेंस। तो इसको कॉस्ट कितनी लगी L+2, L मतलब लाइबोर, और बी ने फिक्स्ड पे बोरो कर लिया प्रेफरेंस के अगेंस्ट, तो उसको कॉस्ट लगी 10%। अपन ने दोनों पार्टी को अगेंस्ट द प्रेफरेंस बोरो कराया। फिर मैंने उनको बताया कि अभी अपन जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना उससे फायदा कितना आएगा। भाई तीनों में बांटना है तो पहले फायदे की बात। तो अपन ने बोला कि आपका टोटल कॉस्ट क्या लगता है दोनों का मिला के, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो टोटल कॉस्ट क्या होता विदाउट स्वैपिंग। ए को 12% लगता, फ्लोटिंग रेट था 12%, और बी को लगता लाइबोर +3%। तो टोटल कॉस्ट लगता तुमको L+15%। लेकिन अभी जो अपन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना ये विदाउट स्वैपिंग है, सॉरी, लेकिन अभी जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना उसमें अपने को कितना कॉस्ट लग रहा है। तो देखिए उसको बताया अपन ने कि अभी तुमको कितना कॉस्ट लग रहा है दोनों को मिला के, टोटल कॉस्ट विथ स्वैपिंग। ए ने फ्लोटिंग पे बोरो किया है तो उसको लग रहा है L+2% और बी ने 10% पे, तो टोटल कितना लग रहा है L+12%। तो टोटल एडवांटेज क्या हुआ ऐसा करने का उसको बताया फिर अपन ने टोटल एडवांटेज। तो एडवांटेज कितना हुआ L+15 - L+12, तो ये 3% का फायदा हुआ तुमने अगर अपनी प्रेफरेंस के अगेंस्ट बोरो किया तो ये 3% अपन तीनों में बराबरी से बटेगा। तो थर्ड स्टेप बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। तो अपन स्वैप पार्टी बनेंगे इसमें। तो स्वैप पार्टी का कितना फायदा हुआ 1%, ए का 1% और बी का 1%। अब ए और बी बोलेंगे कि भाई ये तो पेपर पे है, हमारी कॉस्ट तो वही लग रही है, मेरी ए की फ्लोटिंग पे और बी की फिक्स्ड पे। तो अपन उसको बोलेंगे रुको जरा, आ जाओ अपने डायग्राम पे। अब देखो मैंने तुमको बोला था कि तुम्हारी कॉस्ट बचेगी, ए को बोरो करना था 12% पे, ए को बोरो करना था 12% पे और 1% की सेविंग मिलेगी, तो तुमको इफेक्टिव 11% देना पड़ेगा। तो ए ने बोला ठीक है। तो यहां पे बीच में आएंगे अपन स्वैप पार्टी। अपन ने बोला कि ठीक है तुम्हारा जो कॉस्ट लग रहा है ना अभी वो पूरा कॉस्ट मेरे से ले लो, यानी मैं तुमको लाइबोर +2% दे दूंगा और तुमको जो नेट पेमेंट करना है ना सेविंग के बाद वो तुम मुझे दे दो, दैट इज 11%। तो तुम्हारा नेट कॉस्ट क्या होगा। अपन ने फिर उसको बताया, देखो स्टेप 4 में कि नेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया। ए के लिए उसका लाइबोर +2% आउटसाइड जब बोरो किया तब लग रहा था, फिर उसने 11% स्वैप पार्टी को दिया और उसमें से माइनस होगा उसको स्वैप पार्टी कितना दे रही है लाइबोर +2%, तो उसकी कॉस्ट आ गई 11%।
उसको पहले 12% में बोरो करना पड़ रहा था और 1% स्वैपिंग का फायदा हुआ, तो ए के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई। अब अपन बी को भी यही समझाएंगे। अपन बी को बोलेंगे कि तुमको फ्लोटिंग रेट पे बोरो करना था, तुम्हारा कॉस्ट होता है L+3 और अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट करने में तुमको 1% का फायदा हुआ, तो तुमको L+3% नेट मिलना चाहिए, सॉरी जाना चाहिए। तो एक काम करो, तुम्हारा जो कॉस्ट लग रहा है ना वो मैं तुमको दे देता हूँ, ये 10% मेरे से ले लो और तुम मुझे LIBOR +3%, सॉरी LIBOR +2% दे दो। तो इस केस में बी को नेट कॉस्ट कितनी लगने वाली है? बी को नेट कॉस्ट कितनी लगेगी? L+2%। उसका 10% जो बैंक को जाएगा वो उसने स्वैप पार्टी से ले लिया, और स्वैप पार्टी को इफेक्टिव कितना मिलना चाहिए? 1%। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? उसको 11% मिल रहा है ए से, प्लस LIBOR +2% मिल रहा है बी से, माइनस वो L+2% दे रहा है ए को और 10% दे रहा है बी को। तो इसका कॉस्ट सॉरी इसकी इनकम कितनी हुई? 1% सॉल्व करेंगे तो ये तीनों पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई अर्निंग्स। तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विद द हेल्प ऑफ स्वैप। अपन ने स्वैप एग्रीमेंट करा के दोनों पार्टी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम करा दी। तो इस कॉन्सेप्ट का क्रक्स क्या है? जो दोनों पार्टी है उनको प्रेफरेंस के अगेंस्ट बोरो कराना। पहली स्टेप अगर याद है तो सब कुछ सही है। पहली स्टेप सिंपल है कि दोनों पार्टी को उनकी प्रेफरेंस के अगेंस्ट बोरो करा दो, तो आपकी जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट कम आ जाएगी, फिर अपनी जो इफेक्टिव कॉस्ट है हर पार्टी की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो पहली स्टेप है मेक द पार्टी बोरो अगेंस्ट द प्रेफरेंस। दूसरी, कैलकुलेट करो कि स्वैपिंग से कितना फायदा होने वाला है। थर्ड स्टेप आएगी अपनी कि इस अर्निंग्स को यानी इस सेविंग्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर फोर्थ स्टेप में आ जाएगी नेट कॉस्ट टू ईच पार्टी। तो 4 स्टेप का खेल रहेगा हमेशा। इंटरेस्ट रेट स्वैप में 4 स्टेप्स का खेल रहेगा। और ये जो अभी अपन ने देखा ना, यहाँ पे एक थ्योरी कॉन्सेप्ट भी समझ लो। ये जो अभी अपन ने देखा ना, ऑरेंज में मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूं, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब कि एक पार्टी को फिक्स्ड मार्केट में फायदा है और दूसरी पार्टी को फ्लोटिंग मार्केट में फायदा है। तो यहां देखो, ए को फ्लोटिंग मार्केट में फायदा है, उसको फ्लोटिंग मार्केट में कम रेट पे कम रेट पे अमाउंट मिल रहा है, और बी को फिक्स्ड मार्केट में फायदा है, ये बी का और ये ए को। तो दोनों पार्टी को एक एक मार्केट में फायदा है, एक को फ्लोटिंग में और दूसरी को फिक्स्ड में। तो इसको बोलेंगे अपन एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसका मतलब होता है वन पार्टी इज बेटर इन फिक्स्ड मार्केट एंड अदर पार्टी इज बेटर इन फ्लोटिंग मार्केट। दूसरे टाइप का आपका एडवांटेज होता है कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज, तो इस केस में एक पार्टी को दोनों मार्केट में फायदा होगा और एक पार्टी को दोनों मार्केट में नुकसान। तो देखिए किस तरीके से होगा। अगर कंपैरेटिव एडवांटेज होता है यहाँ पे, तो अपन अज्यूम करते हैं कि ए को कंपैरेटिव एडवांटेज है। चलिए काम करते हैं, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में ही समझा देता हूं। सपोज अगर ए को कंपैरेटिव एडवांटेज है तो उसको फिक्स्ड मार्केट में भी कम रेट पे लोन मिलेगा और फ्लोटिंग पे भी। तो सपोज यहाँ पे अगर ये 9% होता, ये यहाँ पे 9% होता, तो फिक्स्ड मार्केट में भी ए को फायदा हो रहा है, सस्ते में लोन मिल रहा है, और फ्लोटिंग मार्केट में भी ए को सस्ते में लोन मिल रहा है, तो ए को कंपैरेटिव एडवांटेज है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कंपैरेटिव एडवांटेज में कंपैरेटिव एडवांटेज में एक पार्टी को दोनों मार्केट में फायदा है यानी कम रेट पे लोन मिलेगा, और दूसरी पार्टी को दोनों मार्केट में ज्यादा पे। और एब्सोल्यूट एडवांटेज में एक पार्टी को फिक्स में और दूसरी पार्टी को फ्लोटिंग मार्केट में फायदा है। देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट अपन चार्ट में समझ लेते हैं।
अपन ने लिखा था सेकंड पर्पस टू ऑब्टेन द एडवांटेज। तो दो तरह के एडवांटेज हैं, एक है एब्सोल्यूट एडवांटेज, दूसरा है कंपैरेटिव एडवांटेज। लेकिन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी टाइप का एडवांटेज हो, आपको अपना क्रक्स याद रखना है कि दोनों पार्टी को अगेंस्ट द प्रेफरेंस बोरो करवा दो, उनकी प्रेफरेंस के अगेंस्ट बोरो करवा दो। तो देखिए, वन पार्टी इज बेटर इन फिक्स्ड रेट मार्केट एंड अदर इज बेटर इन फ्लोटिंग रेट मार्केट, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज। एंड वन पार्टी इज बेटर इन बोथ द मार्केट्स, ये है कंपैरेटिव एडवांटेज। तो आपकी स्टेप्स क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेक ईच पार्टी बोरो अगेंस्ट देयर प्रेफरेंस। अपन ने ए को फिक्स्ड में चाहिए था तो फ्लोटिंग बोरो करा दिया। फिर कैलकुलेट करो कि ये स्वैप करने का टोटल फायदा कितना हो रहा है, टोटल सेविंग्स कितनी है। फिर ये सेविंग्स बांट लो और फिर कैलकुलेट करो नेट कॉस्ट। ये 4 स्टेप्स रहेंगे। देखिए, क्रक्स लिखा है मैंने हाईलाइट करके, हर पार्टी को उल्टा बोरो करवाएंगे, जो भी उनको बोरो करना है उसकी प्रेफरेंस के अगेंस्ट बोरो कराएंगे। फिर एक लाइन लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये है ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। सिंपल सा है, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। तो ये एक स्पेशल टाइप का स्वैप एग्रीमेंट होता है जहां पे जो फ्लोटिंग रेट है आपका वो डेली कंपाउंड होता है। ये ओवरनाइट लिखा है ना, इसका मतलब है डेली कंपाउंड होता है आपका फ्लोटिंग रेट। इस कॉन्सेप्ट में सपोज फॉर एग्जांपल ए और बी ने एक स्वैप एग्रीमेंट किया 7 दिन के लिए। ए फिक्स्ड रेट देगा से 8% और बी फ्लोटिंग रेट देगा से माइबोर। और ये ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप है, क्लियर पता है, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, और 7 दिन का है। नोशनल प्रिंसिपल है आपका 100 करोड़। तो ए कितना पेमेंट देगा ना, ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे कि 100 करोड़ इंटू 8% और 7 दिन का कितना होता है 7/360। तो ये ए का आउटफ्लो है। लेकिन जो फ्लोटिंग रेट है ना वो डेली कंपाउंड होगा। तो आप कैसे निकालोगे, आप डे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर यहां लिखोगे कि हर दिन आपका रेट क्या है, हर दिन आपका रेट क्या चल रहा है। फिर यहां पे आएगा आपका ओपनिंग प्रिंसिपल, फिर इस दिन के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होता है और इंटरेस्ट को मिला के यानी क्लोजिंग प्रिंसिपल कितना हो गया। तो पहले दिन आपने यहाँ पे लिखा 100 करोड़, यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला और यहाँ पे क्लोजिंग प्रिंसिपल निकाल लिया, यानी 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट। अब ये क्लोजिंग प्रिंसिपल अगले दिन का ओपनिंग प्रिंसिपल हो गया। फिर आपने इंटरेस्ट निकाला, फिर क्लोजिंग प्रिंसिपल, फिर ये थर्ड दिन का हो गया। तो इस तरीके से डेली कंपाउंड होगा आपका। और ये जो यहाँ पे आएगा ना आपका, ये टोटल इंटरेस्ट पेमेंट आएगा जो इंटरेस्ट के कॉलम में है। तो इसको बोलते हैं ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो यहां जाके अपना थर्ड पार्ट कवर होता है अपने चैप्टर का, दैट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। और अपन आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, दैट इज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। तो ये कॉन्सेप्ट भी प्राइमरीली आपका सेकंड सिनेरियो कवर करेगा। सेकंड सिनेरियो कौन सा, कि फ्यूचर में अगर आपको बोरोइंग या इन्वेस्ट करना है तो उसको हेज कैसे करें। तो देखिए, अपन ने फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स में किए हैं, वहां पे आपका जो अंडरलाइंग एसेट होता था ना वो शेयर या कोई कमोडिटी होती थी। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में आपका जो अंडरलाइंग एसेट है ना वो इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट होता है। तो देखिए, सबसे पहले कि इस इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस कैसे निकालते हैं। सपोज आज इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%, तो इंटरेस्ट रेट चल रहा है अगर 8%, तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस क्या होगी पता है, 100 माइनस 8%, दैट इज 92। ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस है। सपोज इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पे 9% चलता ना, तो आपकी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस हो जाती 100 माइनस 9, दैट इज 90।
तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस कैसे निकालते हैं, डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। तो उसका फॉर्मूला है 100 माइनस इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस का फॉर्मूला है। अब इससे आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। आप देखो, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतनी कम आपकी IRF की प्राइस आएगी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इस इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को अपन कैसे यूज करते हैं अगर अपने को कोई बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो देखिए, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। सपोज ये टाइम पीरियड है, ये 0, ये 3 मंथ और ये 9 मंथ। मुझे इस पीरियड में ना से बोरो करना है 20 लाख रुपीज। मुझे 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए 20 लाख रुपए बोरो करना है। आज मेरा इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%। तो यहां पे मेरे IRF की प्राइस क्या होगी, ये मैं निकाल लूंगा, दैट इज 92। ना अब सबसे पहले देखिए कि अगर आपको फ्यूचर में बोरो करना है तो आपको डर क्या है कि ये रेट 8% से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 महीने के बाद आपको ज्यादा रेट पे बोरो करना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि अपने को एक्शन क्या करना है। अपने को बोरो करना है तो अपने को डर किस बात का है, अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग, या फिर मैं कह सकता हूं कि वी आर अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स प्राइस फॉलिंग। मैंने बताया इनवर्स रिलेशन है, तो अगर इसके बढ़ने का डर है यानी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का डर है तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के घटने का डर है। तो अपना एक्शन क्या होगा, जो डर है वो करेंगे। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है फॉरेक्स का, जो डर है वो करेंगे, यानी घटने का डर है तो सेल कर दो। तो अपन ने पहला काम किया, अपन ने IRF सेल कर दिया। सबसे पहले एक्शन डिसाइड किया कि अपन ने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स सेल कर दिए। किस रेट पे, सॉरी 92 के रेट पे। तो ये है आपकी फर्स्ट स्टेप। फिर फ्यूचर्स में हमेशा लॉट साइज फिक्स होती है, अपन ने ये डेरिवेटिव्स में भी किया था। सपोज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जो है ना, उसकी लॉट साइज है 50,000 रुपीज। आपकी लॉट साइज है 50,000 रुपए, आपको बोरो करना थे 20 लाख रुपए। और इसका पीरियड भी होता है कि कितने मंथ का इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स है, यानी ये फ्यूचर्स कितने मंथ के लिए। तो अपन अज्यूम करते हैं कि इसका पीरियड है 3 मंथ्स। लॉट साइज है 50,000 और पीरियड है 3 मंथ्स। तो अपने को देखना पड़ेंगे कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कितने करने हैं, अगर अपने को कवर करना है, हेजिंग करनी है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे आएंगे भाई। अपने को बोरो कितना करना है, 20 लाख, और एक लॉट में कितना है 50,000। लेकिन अभी भी एक डिफरेंस बाकी है, आपका जो बोरोइंग पीरियड है वो 6 मंथ का है और आपका जो फ्यूचर्स का पीरियड है वो 3 मंथ का है। तो इस चीज का भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको 6 मंथ के फ्यूचर्स चाहिए, फिर आपका बोरोइंग 6 महीने का है और आपका जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का पीरियड है वो 3 महीने के लिए एप्लीकेबल है। तो इसको कैसे एडजस्ट करोगे आप, 2 टाइम्स इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कर लो, यानी आपका लोन ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का पीरियड। तो आपने 2 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट किए तो वो एडजस्ट हो गया फ्यूचर्स का पीरियड। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने आएंगे, यहां पे आपके आएंगे 80 कॉन्ट्रैक्ट्स किया आपने। देखिए एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। आपके 80 कॉन्ट्रैक्ट्स आए। ये तो हुआ अपने 0 टाइम पीरियड के दोनों एक्शन आइटम, कि क्या एक्शन करना था और कितने कॉन्ट्रैक्ट करने थे। अब देखिए ये ऑरेंज कलर में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस दिन
यानी थर्ड मंथ के एंड में आपका रेट हो जाता है 9%। अब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर एक डेरिवेटिव है, तो इसको भी कैश में सेटल करना है अपने को। तो यहाँ पे IRF की प्राइस कितनी होगी? IRF की प्राइस होगी 100 माइनस 9% यानी 91। 100 माइनस 9 यानी 91 प्राइस हो गई। और अपन ने सेल किए थे फ्यूचर्स और प्राइस कम हो गई, तो स्क्वायर ऑफ करेंगे, सस्ती रेट में बाय करेंगे। तो थर्ड स्टेप में अपन दिखाएंगे सेटलमेंट। तो यहां लिखेंगे IRF सेल रेट कितना था, IRF बाय रेट कितना है, तो ये था आपका 9%। और आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ा आज थर्ड मंथ के एंड में 8% पे। सॉरी, इसको अपन लिखते हैं 92 और ये था 91, 8 और 9 नहीं है, इसको लिखते हैं 92 91 करेक्ट है। अपन ने सेल किया था जब अपना प्राइस क्या था 92 और अभी है 91। तो आपको गेन हुआ यहाँ पे कितने का? अब ये जो गेन है ना, ये परसेंटेज में है। आप सोचिए कि इस दिन सेल किया, इस दिन 8% था और अभी बाय किया जब 91 रेट है, तो आपको फायदा हुआ 1 रुपए का। तो ये परसेंटेज में फायदा है आपका। कितना फायदा है? 1% का फायदा है। तो गेन कितना होगा मुझे? मेरे कॉन्ट्रैक्ट कितने थे? 50,000, सॉरी लॉट साइज 50,000 थी और कॉन्ट्रैक्ट थे 80, और इस पे मुझे फायदा हुआ है 1%। अब ये 1% एनुअल रेट है। ये जो 1% है ये एनुअल रेट है। अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना था? 6 महीने का। तो मेरा नेट गेन कैसे आएगा? 50,000 इंटू 80, 20,000 का मुझे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स से गेन हो गया। और अब मुझे बोरो करना है 3 महीने के बाद, तो मैं बोरोइंग करूंगा एक्चुअल रेट पे। ये अपन ने FRA में भी देखा था। तो अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आएगी अगर अपन 9% पे बोरो करेंगे? तो 20 lakhs इंटू 9% इंटू 6/12, सॉरी यहाँ पे जो फायदा है ये 10,000 का है। और अपनी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी लगेगी? 20 lakhs पे 9% और 6 महीने के लिए, तो दैट इज 90,000। तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी आई इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स यूज करने के बाद? 80,000। अब ये जो नेट कॉस्ट है ना आपकी, इट इज इक्वल्स टू IRF रेट जो आपने स्टार्टिंग में किया था 8%। देख लीजिए आप कैलकुलेशन करके कि 20 lakhs इंटू 8% इंटू 6/12 कितना होता है? इट इज इक्वल्स टू 80,000। तो इसका मतलब क्या है? जब भी आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स करते हो तो आप आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स कर लेते हो। तो यहाँ पे अपन ने 8% इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स कर दी, लेकिन कैलकुलेशंस कैसे होगी? अपने को फ्यूचर्स पहले सेटल करना पड़ेंगे और एक्चुअल बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रेट पे करना पड़ेगी। और कंप्लीट हैज तब होंगे जब आपके ये जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये होल नंबर्स में आ रहे हैं। यहाँ पे आपका कोई डेसिमल नहीं है, तो इससे कंप्लीट हेजिंग मिल गई आपको। तो देखिए चार्ट में यही चीज मेंशन है कि प्राइस ऑफ IRF कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टार्टिंग से करते हैं अपन। देखिए प्राइस ऑफ IRF इट इज गिवन एज 100 माइनस इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट 5% है तो आपकी प्राइस क्या होगी? 95, एंड वाइस वर्सा। यानी अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस 95 है तो इंटरेस्ट रेट 5% चल रहा है, यानी प्राइस ऑफ IRF एंड इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली रिलेटेड। तो इसको कैसे यूज करेंगे हेज करने के लिए? सबसे पहली स्टेप, एक्शन डिसाइड करो।
अपन ने बोरोइंग का एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपको बोरो करना है तो आपको डर है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का, यानी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के प्राइस के घटने का, IRF प्राइस फॉलिंग, तो आप सेल कर दो, जिस चीज़ का डर है वो कर। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना होता, आप अगर इन्वेस्टर हो, तो आपको रेट के नीचे जाने का डर होता कि फ्यूचर में रेट कम हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट का फ्यूचर्स बढ़ सकता है, तो आप बाय करते इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला देखिए, लोन अमाउंट ये अपना 20 लाख था, अपॉन कॉन्ट्रैक्ट साइज ये अपनी 50,000 थी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे लोन पीरियड कितना था 6 महीने, और डिवाइड किया उसको अपन ने कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन कितना है 3 महीने। तो फॉर्मूला क्या होगा? लोन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू लोन पीरियड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। फिर लास्ट स्टेप में आप सेटलमेंट दिखाओगे, तो देखिए IRF का प्राइस क्या है मैच्योरिटी पे, ये था अपना 91, और अपन ने IRF प्राइस एग्रीड किया था। फिर अपना आ गया था डिफरेंस, परसेंटेज में आएगा, डिफरेंस हमेशा परसेंट में आएगा। फिर आप निकाल लोगे कि लॉस और गेन कितना हुआ, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कितना लगा, और नेट कितना लगने वाला है। नीचे नोट से आपको क्लियर हो जाएगा कि थ्रू IRF फर्म फिक्सेस इट्स कॉस्ट इनकम एट IRF रेट। जो आपकी IRF की रेट है उस पर आपने आपकी इनकम या कॉस्ट फिक्स कर ली है। यहाँ जाके अपना इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स खत्म होता है, और साथ साथ में चैप्टर भी खत्म होता है। तो अपन ने इवन थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लिया, आई अंडरस्टैंड कि ये 1 आवर या 1.5 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग चुका है। लेकिन अपन ने अच्छे डिटेल में किया विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर अपन अब अगली बार मिलेंगे नए चैप्टर में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।